हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में, जिनके बारे में हम लास्ट 2 वीडियोस से भी बात कर रहे हैं। और अगर मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूं तो ये प्लेटो पर हमारी लास्ट वीडियो है। सो यस, ये भी विल बी कंप्लीटिंग प्लेटो टुडे। So let's start, but before starting I want to recapitulate whatever we have done till now. So प्लेटो के बारे में हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड एलेगरी ऑफ केव्स के बारे में, जो आप सबको याद ही होगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसे जा करके देख लें, क्योंकि यही जो है प्लेटो की थ्योरी का बेस है। सेकेंड वीडियो में हमने रिपब्लिक के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। सो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे जा करके देख लें, क्योंकि ऑब्वियसली वो पार्ट 2 है प्लेटो को पढ़ने का, एंड तभी हम पार्ट 3 पर आएंगे, जो आज की वीडियो है। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद थोड़ी सी हिस्ट्री। सो हम पढ़ रहे थे अबाउट इंक्रीजिंग डिमांड्स, और किस तरीके से सोक्रेट्स ने जस्टिस को डिफाइन करने की कोशिश की थी, और किस तरीके से वो कोशिश में थे कि प्रूव कर सकें कि इनजस्टिस से बेटर जस्टिस है, और जस्टिस जो है वो थर्ड टाइप ऑफ गुड है, जो कि कॉन्सिक्वेंस और अपने प्लेजर के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे रिपब्लिक के बारे में, जो बेसिकली 2 बातें करती है। सबसे पहले एक आइडियल स्टेट के बारे में लिखी हुई बुक है, और सेकेंडली वो एजुकेशन की बात करती है। एजुकेशन से क्या मतलब है? एजुकेशन ऑफ द फिलोसोफर किंग। हमने देखा कि हर काम को करने का एक मेन एजेंडा है, और वो है फिलोसोफर किंग को एग्जिस्टेंस में लाना। ठीक है। सो किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए, कैसा हमारा एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए जो फिलोसोफर किंग को एग्जिस्टेंस में लाएगा, यही बात जो है प्लेटो की रिपब्लिक में की गई है। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल स्टेट का एक्सप्लेनेशन देते हुए सोक्रेट्स ने कहा था कि हम एक स्टेट को इमेजिन करेंगे जो कि एक बेसिक नेसेसिटीज से फुलफिल्ड स्टेट होगा। और वहीं पर अगर आपको याद हो पार्ट 2 में ग्लूकॉन ने जो है उन्हें चैलेंज किया था कि नहीं, ऐसे स्टेट में तो एक्सप्लेन करना बहुत इजी है जस्टिस को, तो आप एक ऐसा स्टेट लीजिए जो फुल ऑफ डिजायर्स हो, जहां पर लोग अपनी डिजायर्स की एक्सपेंशन के लिए काम कर रहे हों, और उसी के लिए वो फाइट भी कर रहे हों, जिसके लिए अगेन हमें वॉरियर क्लास की नीड है, राइट। सो वॉरियर क्लास आएगी तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रादर हमें एक रूलिंग क्लास की भी जरूरत है। और इन सब में जो मेन डिजायर्स हैं वो किसकी होंगी? वर्किंग क्लास की, मिडिल क्लास की। सो इसलिए 3 क्लासेस जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आई। अब सोक्रेट्स के सामने एक क्वेश्चन रखा गया कि क्या हर इंडिविजुअल आइडियल इंडिविजुअल होता है, आइडियल ह्यूमन बीइंग होता है? तो उस पर सोक्रेट्स ने कहा कि नहीं, हर इंडिविजुअल आइडियल हो ये जरूरी नहीं है, और सबको बाय नेचर अगर मैं आइडियल बनाना चाहूं तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ वो प्रूव करते करते रुक जाते हैं। ठीक है। सो अब प्लेटो अपनी बुक में एक लीड रोल लेते हैं, और वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को आइडियलिस्टिक बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, रादर इम्पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि हमने वन पॉइंट और दी अदर किसी ना किसी को बदलने की अपनी लाइफ में कोशिश जरूर की होगी, और हम सब एक इम्पॉसिबल वे में आकर के खड़े भी हुए होंगे, जहां पर हमने ये फाइंड किया होगा कि किसी को भी चेंज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, टोटली पॉसिबल नहीं है। सो ह्यूमन नेचर चेंज करना बहुत मुश्किल है, यही चीज प्लेटो ने भी रियलाइज करी। तो क्या चेंज करें जो जस्टिस और इनजस्टिस को हम समझ पाए? तो इस पे प्लेटो कहते हैं कि नेचर तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या मतलब है इस बात का कि हमने 3 क्लासेस की बात की थी, राइट? रूलिंग क्लास, वॉरियर क्लास एंड वर्किंग क्लास। तो अब इनको तो बाय नेचर चेंज नहीं किया जा सकता। रूलिंग क्लास रैशनल फैकल्टी के साथ है ही है, वॉरियर क्लास में करेज होगा ही होगा, और वर्किंग क्लास डिजायर्स से भरी हुई होगी। तो इनको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो रूलिंग क्लास को मैं करेज नहीं दे सकता, डिजायर्स नहीं दे सकता।
वर्किंग क्लास को मैं करेज और रैशनल फैकल्टी नहीं दे सकता। सो मैं ह्यूमन नेचर तो चेंज नहीं कर सकता। अब मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, वो है स्टेट। एक ऐसा स्टेट बना सकता हूँ, आइडियल स्टेट बना सकता हूँ, जहां पर ये तीनों क्लासेस जो है वो एग्जिस्ट करती होंगी, बहुत ही प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करती होंगी, जिस तरीके से उनको सेटअप किया गया है कि ऊपर रूलिंग क्लास, देन वॉरियर क्लास, देन वर्किंग क्लास, उसी सेटअप में वो एग्जिस्ट करेंगे हारमोनियसली, लड़ेगा नहीं कोई किसी से, तीनों हैप्पीली जो है एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा सेटअप जो है वो सेट करने की बात की प्लेटो ने, और एक आइडियल स्टेट की बात की। तो आइडियल स्टेट क्या है, जहां पर तीनों क्लासेस हारमोनियसली एक दूसरे के साथ रह रही हों और हैप्पी भी हों, ठीक है, कंटेंटेड हों। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के प्रति एनवियस फील कर रहा है, ठीक है, एनवी की फीलिंग रख रहा है, जेलसी की फीलिंग रख रहा है। ऐसी क्लास हमें नहीं चाहिए, ऐसी सोसाइटी हमें नहीं चाहिए। तीनों क्लासेस एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी एंड कंटेंटेड होनी चाहिए। वही सोसाइटी जो है वो प्लेटो की आइडियल सोसाइटी है। अब हम मूव ऑन करते हैं जस्ट सोसाइटी। यहाँ प्लेटो का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बनता है रिपब्लिक में, वो ये बनता है थेसिमैकस की बात, कि इनजस्टिस हमेशा जस्टिस के ऊपर प्रिवेल करती है। जो हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कोई ऐसा इंसान जो गलत मीन्स यूज करता है सक्सेसफुल होने के, वो कभी कभी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है रादर दैन वो इंसान जो हमेशा से मेहनत करता आ रहा है। अब यहाँ पर मैं बड़ा ही अच्छा एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ। कई बार दो बच्चे आपस में एक दूसरे की चीटिंग करते हैं पेपर में, और अक्सर जो पेपर दिखाने वाला होता है उसके मार्क्स कम आ जाते हैं रादर दैन जिसने चीटिंग की होती है। अक्सर ऐसा होता है, कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे इस टाइम। तो यही बात है कि इनजस्ट मीन्स यूज करके भी हम कभी कभी जस्ट मीन्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। यही चीज थेसिमैकस ने कही थी, बट सोक्रेट्स को ये प्रूव करना था कि ऐसा नहीं है। जस्टिस से ऊपर कुछ भी प्रिवेल नहीं करता। इन छोटी छोटी चीजों में, शॉर्ट टर्म चीजों में तो मे बी इनजस्टिस प्रिवेल कर जाए, बट इन द लॉन्ग रन जस्टिस हमेशा इनजस्टिस के ऊपर रहेगी, ठीक है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए सोक्रेट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एक इनजस्ट सोसाइटी, एक अनजस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। एक अनजस्ट सोसाइटी कैसी होगी, ऑब्वियसली जस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो हमने बात की कि एक आइडियल स्टेट, एक जस्ट सोसाइटी वो होगी जहां तीनों क्लासेस हारमोनियसली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हो और खुश भी हो। तो अनजस्ट सोसाइटी क्या होगी, जहां पर तीनों ऑर्डर में ना हो, या एक दूसरे के साथ खुश ना हो, या रूलिंग क्लास वर्किंग क्लास का काम कर रही हो, वर्किंग क्लास वॉरियर क्लास का काम कर रही हो। तो कहीं पर ये ऑर्डर जहां डिस्टर्ब होगा वो एक अनजस्ट सोसाइटी होगी, ओके। क्योंकि जस्ट सोसाइटी क्या है, जहां पर हारमोनियस ऑर्डर है। तो अनजस्ट इसकी बिल्कुल ऑपोजिट, जहां पर हार्मनी नहीं होगी तीनों क्लासेस के बीच में। अब सोक्रेट्स कहते हैं कि जहां पर हार्मनी नहीं होगी तीनों क्लासेस के बीच में, वो बिल्कुल एक डिजीज्ड इंडिविजुअल की तरह होगा, एक बीमार इंसान की तरह। और जैसे एक बीमार इंसान को चाहे आप कितनी भी दवाइयां दे दो, कितना भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे दो, लेकिन वो अंदर से कभी खुश नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए वो हमेशा दुखी रहेगा, चाहे उसको आप कितना भी अच्छा लाइफ में दे दो, क्योंकि वो अंदर से अनहेल्दी है। तो जब वो हेल्दी नहीं है, जब उसकी अंदर से फीलिंग उसको अच्छी नहीं हो रही, तो हम चाहे उसको कितनी भी अपॉर्चुनिटीज दे दें, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट वर्च्यू विच एनी इंडिविजुअल सीक्स टू हैव और विद हिम, यू नो, कुछ भी जो वो अपने साथ रखना चाहे उसमें हैप्पीनेस जो है वो सबसे ऊपर रहती है। हैप्पीनेस के ऊपर कुछ भी नहीं है। इट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट बेसिकली। सो अगर हैप्पीनेस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक डिजीज्ड स्टेट में हमें हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी, राइट। और डिजीज्ड स्टेट में हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, जहां हम बिल्कुल हेल्दी होंगे। अब हेल्दी कहाँ होंगे, जहां हार्मनी मेंटेन्ड होगी। हार्मनी कहाँ मेंटेन्ड होगी, जहां सोसाइटी जस्ट होगी। तो इस तरीके से जो है
सोक्रेट्स अपनी बात को प्रूव करते हैं कि जस्ट सोसाइटी ना सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस है, एक रिजल्ट है, बल्कि एक मीन्स भी है उस रिजल्ट को पाने का। समझे? क्योंकि हमें खुशी जो है वो किससे मिलेगी? हार्मोनियस सोसाइटी से। हार्मोनियस सोसाइटी क्या है? जस्ट सोसाइटी है। तो एक जस्ट सोसाइटी हैप्पीनेस को लीड करेगी, जो एक कॉन्सिक्वेंस तो है ही है, लेकिन हमने मीन्स भी वही चुना है। हमने जस्ट सोसाइटी का ही रास्ता अपनाया है ताकि हम एक कॉन्सिक्वेंस ले सकें, दैट इज हैप्पीनेस। सो इट इज बोथ अ मीन्स एंड अ कॉन्सिक्वेंस। सो इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ गुड अकॉर्डिंग टू ग्लूकॉन। सो इस तरीके से सोक्रेट्स प्रूव करते हैं कि ना सिर्फ वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए एडमायर किया जाता है, बल्कि बोथ वेज है। वो एक मीन्स भी है उस कॉन्सिक्वेंस को अचीव करने का, और एक कॉन्सिक्वेंस तो वो अपने आप में है ही है। सो यहाँ पर अब दो बातें प्रूव हो गई। एक तो जस्टिस क्या है, हार्मनी में रखना। सेकेंड, जस्ट रहना इनजस्टिस के हमेशा ऊपर है, क्योंकि एक इंसान खुश ही तभी रह सकता है जब जस्टिस रहे। तो थर्ड टाइप ऑफ गुड है, ये भी उन्होंने प्रूव कर दिया। अब वो बात करते हैं फिलोसोफर किंग की, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि सोसाइटी को इमोरल होने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्या है जो एक इंडिविजुअल को इमोरल बनाता है और करप्शन की तरफ लेकर के जाता है। तो वहां पर वो बात करते हैं कि सबसे पहले तो उसका इंसान का दिमाग, राइट। सो उसका जो ब्रेन है वो उसे कहता है कि करप्शन करो, ठीक है। तो ब्रेन को कैसे रोका जा सकता है? थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग। समझा करके, एजुकेट करके हम एक इंडिविजुअल को करप्ट होने से रोक सकते हैं, उसके ब्रेन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि उसकी फैमिली, जब तक एक इंसान के पास उसकी फैमिली होगी तब तक वो अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखेगा और उसके बाद ही किसी और के बारे में सोचेगा। सबसे पहले वो अपनी फैमिली के वेलफेयर के बारे में सोचेगा। सो अगर फैमिली एग्जिस्ट करती होगी तो अगेन वो करप्ट हो सकता है। उसके बाद वो कहता है उसका ब्लड से प्लेटो क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं अगर उसके ब्लड में करप्शन होगी, अगर उसके एंसेस्ट्रल साइड से करप्शन आ रही होगी तो वो करप्ट जरूर होगा। सबसे पहले अगर उसका माइंड करप्ट होगा तो वो करप्ट होगा। नेक्स्ट, अगर उसकी फैमिली होगी तो वो करप्शन जरूर करेगा, क्योंकि उसको फैमिली सबसे ऊपर रखनी है और किसी से भी ज्यादा। और थर्ड थिंग जो उन्होंने बोली वो बोली ब्लड में, अगर उसके ब्लड में करप्शन होगी तो वो डेफिनेटली करप्ट होगा ही होगा, ठीक है। सो अब इसके लिए वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसके लिए हमें कुछ मेजर्स लेने होंगे ताकि एक इंडिविजुअल करप्ट ना हो। सबसे पहले वो बात करते हैं एजुकेशनल मेजर की, कि ऐसा कौन सा एजुकेशनल मेजर हमें लेना चाहिए जो हमें रोके करप्शन करने से, जो एक इंडिविजुअल को रोके करप्शन करने से। तो वो कहते हैं बहुत ही एडवांस्ड फेज में जाकर के वो एजुकेशन को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ ईयर्स में डिवाइड करके। वो कहते हैं कि 20 ईयर्स तक तो सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। 1 to 20 हर कोई जो है वो एजुकेट किया जाना चाहिए। कुछ उन्होंने एरियाज भी बताए हैं, जैसे जिम्नास्टिक, आर्ट्स, म्यूजिक और बाकी आर्ट फॉर्म्स, ठीक है। अब जब वो 20 ईयर्स एक इंडिविजुअल ट्रेन हो जाए तो उसका टेस्ट होना चाहिए, और जो भी उस टेस्ट में पास कर जाए, ठीक है, उसको अगेन 10 ईयर्स के लिए जो है एडवांस्ड ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। 20 to 30 ईयर्स, जिसमें मैथ्स, डायलेक्टिक्स, ये सब उसको 10 साल तक पढ़ाए जाने चाहिए। देन अगेन उसका एक टेस्ट होना चाहिए। अब जो उसमें क्वालिफाई कर जाए उनको 5 ईयर्स की एडवांस्ड मैथमेटिकल ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए। देन अगेन एक टेस्ट होना चाहिए। देन 30 to 50 ईयर्स जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, यानी 50 साल तक एक ह्यूमन बीइंग को पढ़ाना चाहिए और 50 ईयर्स में उसको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे करके बिल्कुल तैयार कर देना चाहिए। देन टेस्ट होना चाहिए एट द एज ऑफ 50, और जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाएं वो फिलोसोफर किंग बनने चाहिए। सो अब हम देख सकते हैं कि उनका फिलोसोफर किंग कितनी सारी स्टेजेस को पार कर रहा है और कितने सारे टेस्ट दे रहा है, राइट। सो 20 ईयर्स तक एजुकेशन, देन एक टेस्ट, देन 20 to 30 ईयर्स एक और लेवल ऑफ एजुकेशन, देन टेस्ट, 30 to 35 एक और लेवल ऑफ एजुकेशन, देन टेस्ट, एंड देन 35 to 50 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग,
आफ्टर विच अ फिलोसफर किंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सो ऐसा जो किंग होगा वो अपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा और उसका माइंड कभी करप्ट नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों में 1-50 ईयर्स उसको सिर्फ यही सिखाया जाएगा कि उसको करप्शन नहीं करनी, करप्ट नहीं होना, उसको लॉयल रहना है टुवर्ड्स हिज ओन सिटी स्टेट, राइट। सो एजुकेशनल मेजर के बारे में वो ये कहते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं एक सोशल मेजर फैमिली के लिए, ठीक है, क्योंकि फैमिली होगी तो इंसान करप्ट होगा, तो अब कैसे रोके। सो वो कहते हैं कि मैरिज नहीं करनी फिलोसफर किंग को, ना मैरिज करनी है ना अपने चिल्ड्रन होने चाहिए उसके, बट बिकॉज एवरीबडी हैज दोज इंस्टिंक्ट्स विद इन वन सेल्फ, तो वो कहते हैं कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो जिसको सब इक्वली ओन करते हो, और डिफरेंट डिफरेंट वाइफ्स हो, डिफरेंट डिफरेंट चिल्ड्रन हो, जिसमें हर बच्चा हर एडल्ट को अपना फादर माने एंड हर फादर हर बच्चे को अपना सन माने। तो एक कम्युनिटी टाइप फॉर्म हो जाए जहाँ एवरी एल्डर पर्सन इज द फादर और मदर एंड एवरी स्मॉल किड इज अ सन और अ डॉटर। सो कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी की बात की, ताकि कुछ भी अपना नहीं होगा तो करप्शन नहीं आएगी। नेक्स्ट वो बायोलॉजिकल मेजर की बात करते हैं, जिसमें वो एक मीटिंग सीजन की बात करते हैं कि मेल एंड फीमेल को एक पर्टिकुलर सीजन में मेट करना चाहिए, प्लस बेस्ट मेल शुड बी मेटेड विद द बेस्ट फीमेल, ताकि ब्लड में करप्शन ना आए, राइट। सो इस पॉइंट के लिए प्लेटो को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि फिलोसोफर किंग बनने के लिए वो इस एक्सटेंट तक चले गए कि बायोलॉजिकल मेजर्स तक वो अडेप्ट करने लगे जस्ट टू मेक अ फिलोसोफर किंग। सो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी प्लेटो को इस पॉइंट के लिए झेलना पड़ता है। अब एक बात आती है रिलीजियस मेजर की, जिसको मैंने पहले टच नहीं किया है। इसमें आती है द नोबल लाइज एंड मिथ्स ऑफ मेटल्स। सुनने में काफी डरावना सा लग रहा है बड़ा आसान। नोबल लाइज अच्छे झूठ एंड द मिथ ऑफ मेटल्स, मेटल्स का कुछ मिथ सोच। नोबल लाइज का क्या मतलब है? अच्छे झूठ। अब यहाँ पर प्लेटो को एक डर था कि मैंने 3 क्लासेस तो क्रिएट कर दी, लेकिन अब जब मैं वर्किंग क्लास को बोलूंगा कि आप वर्किंग क्लास हो और रूलिंग क्लास नहीं हो, तो मे बी वो एक्सेप्ट ही ना करे, क्योंकि हर किसी को रूल पे बैठना है, हर कोई रूलर बनना चाहता है। तो ये मैं कन्विंस कैसे करूंगा कि आप वर्किंग क्लास का पार्ट हो और आप रूलिंग क्लास का पार्ट हो, आप वॉरियर हो, आप जाकर के लड़ोगे। तो ये जो है प्लेटो के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसमें प्लेटो ने सोचा एक रिलीजियस एलिमेंट डाल दिया जाए। भगवान के नाम पर कुछ भी कराया जा सकता है हमारे देश में, तो ऐसा ही दुनिया में भी उस टाइम कुछ रिवाज था कि भगवान के नाम पर कुछ भी कराया जा सकता था। तो यहाँ पर यही प्लेटो ने रास्ता अपनाया और उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि हर इंडिविजुअल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का मेटल होता है, ठीक है। अब जिनके अंदर तो गोल्ड मेटल होता है वो तो बनेंगे रूलर्स, जिनके अंदर सिल्वर मेटल है वो बनेंगे वॉरियर क्लास, और जिनके अंदर ब्रॉन्ज मेटल है वो बनेंगे वर्किंग क्लास। तो इस मेटल का झूठ बोल करके, नोबल लाई बोल करके और मिथ ऑफ मेटल्स क्रिएट करके उन्होंने जो है अपने फिलोसोफर किंग की ये जो थियोरी है, ये जो सोसाइटी की उन्होंने थियोरी ले की है, उसको सपोर्ट करने की कोशिश की। और कुछ नहीं है इसमें, ये बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है जो यूज किया गया है जस्ट टू लेट पीपल बिलीव द फॉल्स डीड कि आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, क्योंकि ये बर्थ पर तो बेस था ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम था, यहाँ तो यू हैव नो ऑप्शन, इफ यू आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर वर्ण देन यू बिलोंग टू दैट ओनली, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पैदा हुए लोगों को क्लासिफाई करना था, तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी लोगों को कन्विंस करने की, इसलिए इस झूठ के रास्ते को अपनाया गया था। सो फाइनली अब हमने बात की एक आइडियल स्टेट की, एक फिलोसोफर किंग की, उसकी एजुकेशन की, उसकी सोशल प्रैक्टिसेस की, उसके बायोलॉजिकल मेजर्स की, बट इमेजिनेशन, एक आइडियल स्टेट को हम इमेजिन करके चल रहे हैं। अब एथेंस को कैसे एक आइडियलिस्टिक स्टेट बनाया जाए, ये एक क्वेश्चन था
जो प्लेटो से फिर पूछा गया। उनसे पूछा कि अब फाइनली एथेंस आपके सामने है रियलिटी में, अब इसको कैसे आप बनाएंगे एक आइडियल स्टेट। तो प्लेटो कहते हैं कि कुछ मेजर्स जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं एथेंस को आइडियल स्टेट बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो है वो है इक्वल राइट्स टू वुमेन। कन्फ्यूशियस के बिल्कुल ऑपोजिट, इन्होंने कहा कि विमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विमेन केपेबल नहीं है ऑफ रूलिंग, उनकी रैशनल फैकल्टी बिल्कुल इक्वल है टू मेन एंड दे आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दोज वर्क्स जो मेन कर सकते हैं। सो विमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। ठीक है, सो ही सीन एज द फर्स्ट feminist as well of his times. Okay, the second thing which he told was communism of private property and wives. So family और private property का जो है कम्युनिज्म होना चाहिए, कम्युनिटी ओनरशिप होनी चाहिए, तभी एथेंस एक आइडियल स्टेट बन पाएगा। थर्ड थिंग वो जो कहते हैं वो कहते हैं कि जब एक फिलोसोफर किंग रूल करेगा तो डेफिनेटली एथेंस जो है एक आइडियल स्टेट बन पाएगा। सो एथेंस को आइडियल स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले इक्वल राइट्स टू वुमेन, communism of wives and properties, and third thing is rule of a philosopher king. So here Athens is made into an ideal state, and this completes the philosopher king theory, ideal state theory, and the educational policy of Plato along with his political philosophy. I hope you like the topic. If you like it, please like, share and subscribe, and stay tuned for the next political thinker, probably Aristotle. I'll see you soon. Thank you.